दोस्तों नमस्कार। मानिए या ना मानिए, लेकिन हरियाणा का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। और ये बात सिर्फ बीजेपी खेमे के भीतर का सच नहीं है, बल्कि पहली बार राहुल गांधी खुले तौर पर ये मान चुके हैं कि उनकी कही बातों का असर तो तभी होगा जब चुनावी जीत मिलेगी। और चुनावी जीत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुमत की सीटों को पा गए। कम से कम हरियाणा को लेकर तो यह बिल्कुल नहीं है। यानी बिसात ऐसी बिछानी होगी जिसमें कम से कम 2/3 सीटों पर जीत मिलनी चाहिए। और 2/3 सीटें हरियाणा के भीतर वो कौन सी है? क्या वाकई रणनीति तैयार है? इस रणनीति को अमल में लाने के लिए वह कौन कौन से कदम अब कांग्रेस उठाने को तैयार है? इन सारी बातों की जानकारी बीजेपी खेमे में पहुंची तो बीजेपी में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस प्लानिंग के आसरे बीजेपी चल रही थी उसमें उसके सामने कांग्रेस से निकले हुए वह लोग जो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, यानी निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके आसरे भी एक बिसात बीजेपी ने बिछाई जरूर थी। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के बीच जाट वर्सेस ऑल यानी 36 बिरादरियों का जिक्र तो हो, लेकिन हुड्डा की कांग्रेस है ये, और हुड्डा के आसरे इस पूरी कांग्रेस को जीतना है। और हुड्डा की पुरानी सत्ता को याद कर लीजिए, यानी इस दौर में राहुल गांधी गायब हो गए थे। राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जब हरियाणा पहुंचे थे तो उस दौर में हरियाणा का जो माहौल था, उसके तुरंत बाद जो सर्वे किया गया उसमें यह माना गया कि प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देते हुए राहुल गांधी हैं। और सीएसडीएस लोकनीति ने जब सर्वे भी किया तो यह भी साफ तौर पर कहा कि सिर्फ 2% का अंतर है हरियाणा के भीतर लोकप्रियता को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। यानी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की हवा जिस तेजी के साथ 2024 के चुनाव के बाद बहनी शुरू हुई, और जब चुनाव के ऐलान के बाद टिकटों को लेकर और उसके बाद प्रचार के तौर तरीकों में एक झटके में हरियाणा में जब यह मैसेज चला गया कि दरअसल ये हुड्डा की कांग्रेस मैदान में है, राहुल ने देर नहीं लगाई। अपनी रैली के जरिए उन्होंने वहां की परिस्थितियों को परखा, कुमारी शैलजा को समझाया, राजनीतिक तौर पर तमाम नेताओं के साथ मशविरा किया, उनको इनपुट्स दिए गए। और अब यह ऐलान कर दिया गया कि राहुल गांधी हरियाणा की सड़कों पर घूमेंगे, लगातार 3-4 दिनों तक घूमेंगे। और 30 तारीख से हरियाणा के भीतर रथ यात्रा के तरीके से राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। यानी लोगों के बीच ये कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है, ये मैसेज साफ तौर पर जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो लगातार जातीय समीकरण के आसरे जाट वर्सेस ऑल की परिभाषा बीजेपी ने गढ़ी, और बीजेपी अपने तर्ज पर जेजेपी के साथ भी खड़ी कहीं नजर आई, कहीं आईएनएलडी के साथ भी नजर आई, आईएनएलडी के साथ बीएसपी नजर आई, तो इसका मतलब वह भी बीजेपी के साथ। और इन सब के बीच जेजेपी जो रावण की पार्टी के साथ नजर आई तो वह भी बीजेपी के साथ। यानी एक तरफ जाट वोट बैंक, दूसरी तरफ तमाम जातियों का वोट बैंक। एक तरफ हुड्डा की कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। और यह परिस्थिति कांग्रेस को जीत तो दिला रही है, लेकिन जिस जीत के आसरे महाराष्ट्र तक आवाज पहुंचानी है और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को डगमगाना है, यह परिस्थिति तभी संभव होगी जब हरियाणा में 2/3 सीटों पर जीत हासिल हो जाए। और इसके लिए आज पहला कदम खुले तौर पर यह कहकर उठाया गया कि अब किसी भी बगावती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष के जरिए एक पर्चा जारी किया गया और उसमें 13 नाम जिक्र थे। इन 13 नामों को पार्टी को 6 साल तक के लिए इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया। इसमें से 5 लोग चुनाव के मैदान में, और उससे पहले भी 3 लोग जो चुनाव के मैदान में थे उन्हें भी पार्टी से निकाला गया। लेकिन आज 13 नाम जब एक साथ आए तो बीजेपी की वह प्लानिंग जो उसके जहन में चल रही थी कि कांग्रेस के भीतर से जो लोग निकलकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं और उनके जरिए जो रणनीति साधी जा रही थी, वो एक झटके में क्या ध्वस्त हो गई। हम आज सीट दर सीट आपको बताएंगे कि कांग्रेस
कैसे 2/3 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में है, किन सीटों को लेकर उसकी निगाहें हैं। उससे पहले हमें लगता है इस पर्चे को देख लीजिए जो आज 13 बागी कांग्रेसियों को निकाला गया। कह सकते हैं ये दूसरी लिस्ट है, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद के तिगांव से ललित नागर सीट चाहते थे, नहीं मिली तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए, उनको पार्टी से निकाला गया। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा मैदान में निर्दलीय तौर पर उतरी, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। बहादुरगढ़ में राजेश चून, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन आज जो 13 लोगों की लिस्ट आई उसमें जिंद के प्रदीप गिल हैं जो मैदान में हैं, उनको बाहर। उचाना में दिलबाग संडील हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। कलायत में अनीता टूल, पानीपत ग्रामीण में विजय जैन, गुहेला जो कि सुरक्षित सीट है नरेश ठांडे, पुंडरी में सज्जन सिंह और सुनीता बट्टन, इन दोनों को निकाला गया। जो नीलो खेरी सीट है राजीव गोंदार, वहां से उनको बाहर किया गया। दयाल सिंह सिरोही, उनको भी बाहर किया गया। दादरी से अजीत फोगाट, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। बवाली खेड़ा जो सुरक्षित सीट है, सतवीर खेड़ा लगातार कांग्रेस के खिलाफ, उनको भी बाहर का रास्ता। और पृथला से नितमान, उनको भी बाहर का रास्ता। यानी अभी तक जो रणनीति बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के बीच जो लकीर खींचने की बन रही थी, उसमें एक भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। यह मैसेज आज खुले तौर पर यह कहकर दे दिया गया कि दरअसल सिर्फ जीत नहीं चाहिए हरियाणा में। यानी यह ना सोचें कि 45-50 सीट से काम चल जाएगा। 90 सीटों की विधानसभा में 45 बहुमत का आंकड़ा है। पिछली बार 41 सीट बीजेपी जीती थी और उसके साथ जेजेपी आकर मिल गई थी। 10 विधायक उसके पास थे और सरकार बन गई और फिर सारे इंडिपेंडेंट भी चले गए। लेकिन अब जो रणनीति है और जो पूरी व्यू रचना है और जिस तरीके से अभी जो परिस्थितियां हमारी टीम ने वहां पर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी को खंगाल कर निकाली, वो मैसेज बहुत साफ है। हमारी टीम के मुताबिक बीजेपी 24 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वह लूज कर रही है, वो 24 सीटें कांग्रेस के हक में जा रही है। वो 24 सीटें कौन सी हम बताएंगे। जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन उसमें से 8 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। इंडिपेंडेंट की 5 सीटें वह भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। यानी एक लिहाज से तकरीबन 35 सीटें बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट की है जो कांग्रेस के हक में जाए, और उसी हिसाब से पूरी व्यूहरचना इस दौर में कर दी गई है। खुद उसके पास 30 सीटें थी, 30 में से वो मान कर चल रही है कि लगभग 2 या 3 सीट खोएंगे, लेकिन इससे हटकर और भी 2-3 सीट दूसरी जगहों से पा सकते हैं। ये मैसेज उसके भीतर का है जो तत्काल में है। यानी इन 35 सीटों को लेकर जेजेपी की जो सीटें हैं उसमें बरवाला, टोहाना, शाहबाद, गोहेला और नरवाना तीनों सुरक्षित सीट है जो पिछली बार जेजेपी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस वहां पर आगे अभी तक चल रही है और उसकी रणनीति तैयार है। इसके अलावा जुलाना, उकलाना और नरनौंद की सीट, जेजेपी की इन 8 सीटों को बीजेपी अपने हिस्से में लाना चाहती थी और रणनीतिक तौर पर वो सोच रही थी कि वोट ट्रांसफर होगा, जो पिछली बार इस रूप में रहा कि वो साथी सरकार में थे, तो मैसेज ये दिया जाए कि हम जीतेंगे तो फिर यह लोग हमारे साथ आकर खड़े हो जाएं। यह भी समझना होगा जेजेपी से बहुत लोग निकले, बहुत लोग कांग्रेस में गए, कुछ लोग बीजेपी में भी गए। तो जेजेपी की 8 सीट के हवाले इंडिपेंडेंट्स की जो 5 सीटें थी, दादरी, महम, पुंडरी, नीलखेड़ी और पृथला, इस पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। और जो परिस्थितियां ये बनाई जा रही हैं उसमें बहुत साफ है कि राहुल गांधी अब खुले तौर पर इस बात को लेकर बेचैन है कि दरअसल ये जीत आने वाले वक्त में केंद्र की पूरी राजनीति में सेंध लगा सकती है। जो केंद्र की राजनीति बीजेपी के भीतर अपनी ताकत का एहसास कराती है कि हम चुनाव जिता सकते हैं, तो अगर मार्जिन की स्थिति में कांग्रेस जीतती है तो यह मायने नहीं रखेगा। इसीलिए बीजेपी के भीतर से वो 24 सीटें कौन सी है जिस पर कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार वो जीतेगी, उसमें सीटें जो है उसमें पिहोवा की सीट है, खरखौंदा जो सुरक्षित सीट है वह भी है, रतिया की सीट जो सुरक्षित सीट है वह भी है, लोहारू की सीट, हथिन सीट,
होडल की सीट जो सुरक्षित सीट है वह भी है, पंचकुला की सीट, अंबाला सिटी की सीट, जगाधारी सीट, फतेहाबाद, थानेसर, कलायत, कैथल, इंद्री, जिंद, कोसली, हंसी, नलवा, भवानी खेड़ा जो कि सुरक्षित सीट है वह भी है, और राई और गुरुग्राम तक जो मानकर बीजेपी चलती रही कि वो हम सीट जरूर जीतेंगे, वहां भी कांग्रेस जीतेगी। और इन सब के बीच एक सवाल यह था कि लगातार इस बात का जो जिक्र हो रहा था कि राहुल गांधी रैली से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच जाकर बातचीत करते हैं, जो संवाद बनाते हैं, उसी प्रक्रिया में इन बातों को आगे बढ़ाना होगा। और इसीलिए 30 तारीख से जो भी रथ यात्रा के तौर पर जो यात्रा राहुल गांधी की हरियाणा के भीतर होगी, वो कम से कम इन 60-65 सीटों पर मोहर लगाए कि यहां पर हम चुनाव जीत रहे हैं। ये परिस्थिति स्ट्रेटजिकली अलग अलग लोगों के हिस्से और उनके लोगों को मैंने प्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठाया भी गया है कि आपके दायरे में ये सीटें आएगी, आप इसे परखिए, देखिए। दो मैसेज बहुत साफ है। अभी तक राहुल गांधी जो बातों को कहते थे, उन बातों को चुनावी जीत से जोड़ा नहीं जाता था, और चुनावी जीत के लिए जिस राजनीति को बीजेपी साधती थी, उस राजनीति को साध पाने में राहुल गांधी फेल हो जाते हैं। यही बातों का जिक्र लगातार होते रहा है। पहली बार राहुल गांधी इस बात को क्या समझ गए हैं कि दरअसल उनकी बातों का महत्व तभी बचेगा जब वो चुनावी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हरियाणा के भीतर उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों का सीधा ताल्लुकात हरियाणा के विधानसभा के लोगों से उस रूप में नहीं है जितना उसके ताल्लुकात प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस से है या मोदी सरकार से है। वो सवाल बेरोजगारी को लेकर, अंबानी अडानी कॉरपोरेट की पूंजी का सवाल हो, एमएसएमई को खत्म करने के साथ एक नेक्सस के तौर पर मीडिया किस रूप में सरकार के साथ खड़ा है, यह भी सवाल हो। जनता की सहमति अगर वोटों के आश्रय होगी तभी ये बात निकल सकती है। इसीलिए कल राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो इस बात का उन्होंने जिक्र बहुत साफ तौर पर किया कि दरअसल हरियाणा में सरकार सबकी बनेगी। यानी जो मैसेज अभी तक चल रहा था कि हुडा, जाट, ये जो मैसेज चल रहा था, इस मैसेज को उन्होंने पूरे तरीके से एक झटके में ये कहकर दो दिया कि कोई ये ना समझे कि उसकी सरकार बन रही है। ये दरअसल सबकी सरकार होगी और पूरे हरियाणा की सरकार होगी, हर बिरादरी की सरकार होगी। कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा और बीजेपी यहीं पर उसके सामने सवाल आ गया, अब वो किस मुद्दे को उठाए। उसने जिस मुद्दे को पकड़ा वो बीते 10 वर्षों से वो मुद्दा कैसे चल रहा है, हम उस पर आए उससे पहले हमें लगता है राहुल गांधी की इस बात को सुनना चाहिए। पहुंचा दो, हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है, और हम सबकी सरकार बनाएंगे। किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। यानी एक मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस के भीतर भी अगर कोई यह सोचता है कि उसकी सरकार होगी और कांग्रेस के भीतर कोई दूसरा सोचता है कि वह सरकार के साथ कैसे खड़ा होगा या कैसे साथ में आएगा, जो सवाल इस दौर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को लेकर राजनीतिक तौर पर बड़ा होते चला गया, बीजेपी ने उसे भी अपना हथियार बनाने की बाखूबी कोशिश की। क्योंकि बीजेपी का अपना संकट यह है कि बीते 10 वर्षों से वह सत्ता में है, राजनीतिक तौर पर उसके पास क्या कोई मुद्दा अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं है। इसीलिए 10 बरस पुरानी परिस्थितियों को वह उठाकर भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस ऑल करने की परिस्थिति में आ गई। मुश्किल इतनी भर नहीं है, मुश्किल तो उसके आगे की है। क्योंकि इस दौर में याद कीजिए 2013-14 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार थे, वह उन्होंने 2013-14 में यानी 10 बरस पहले जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा बार उछाला वो सीधे गांधी परिवार पर हमले का था। और उस वक्त लोगों के जहन में ये बार बार बात रेंगती थी कि वाकई करप्शन
कांग्रेस के भीतर और गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है और उसी में रॉबर्ट वड्रा का नाम भी आया। और उस दौर में कितने भाषण हरियाणा में और कितने भाषण देश भर में जिसमें जिक्र रॉबर्ट वड्रा का हो, हमारी टीम ने निकाला तो 9 बार इस देश की अलग अलग रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने रॉबर्ट वड्रा के घोटालों का जिक्र 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त किया, जिसमें से 4 बार हरियाणा के भीतर किया। यानी पिछले 11 वर्षों से उस दौर में जांच हुई, कमिटियां बनी, लेकिन उन सब के बावजूद भी सरकार कार्रवाई कोई क्यों नहीं कर पाई। और अगर भ्रष्टाचार हुआ, जो एग्रीकल्चर लैंड को दिया गया कॉमर्शियल लैंड के तर्ज पर, उसके आरोप जो थे इस दौर में क्यों? क्योंकि ढींगरा कमेटी सरकार ने बनाई, जो मोदी सरकार जब आई उसके बाद बनी, बावजूद इसके सजा नहीं हुई। और अब दोबारा से उन बातों का जिक्र जब हरियाणा के चुनावी मैदान में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह भी करने लगे हैं, तो एक झटके में कई सवाल इस दौर में राहुल की रणनीति का हिस्सा बनकर अब उभरकर सामने आ गए। राहुल गांधी का खुले तौर पर मानना है कि जिन आरोपों को बीजेपी लगाती है, अब वक्त आ गया है कि उन आरोपों के मद्देनजर बीजेपी की न सिर्फ घेराबंदी की जाए बल्कि चुनावी जीत के आसरे इस बात का भी एहसास कराया जाए कि बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आसरे नहीं चलती है और वह उन पुरानी परिस्थितियों को अगर कहती है तो उस दौर में भी वह झूठ कह रही थी। राहुल गांधी पर ही ईडी के जो आरोप लगे, इस देश की 20 जगहों पर जो भी केस दायर किए गए, उन जगहों को लेकर सजा क्यों नहीं हो पाती है? और ईडी ने तो 5 दिनों तक 50 घंटे पूछताछ की। शायद ये एक रास्ता है जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर चुनावी प्रचार के वक्त गूंजेगा। ये गूंजेगा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कई लोग ईडी के दायरे में आए और उस दायरे में खास तौर से शरद पवार का परिवार भी आया और जो उद्धव ठाकरे के करीबी थे उन्हें भी लाया गया। यानी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बची नहीं। कांग्रेस में से अशोक चौहान थे, वह पार्टी छोड़कर चले गए, इस तरफ आकर खड़े हो गए। यानी हरियाणा के चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करेंगे और अगर हरियाणा में 2/3 की जीत मिलती है तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर एक बड़ा संकट बीजेपी के भीतर आएगा, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है कि आज जिस तर्ज पर मुद्दे अमित शाह भी उठा रहे थे, जबकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और जब वो जिक्र कर रहे थे दामाद शब्द का यूज प्रधानमंत्री ने भी किया और अमित शाह ने भी किया, और 10 बरस में कोई कच्चा चिट्ठा अगर सामने ना ला पाए तो अब इन सवालों का जवाब राहुल गांधी क्या वाकई जानबूझकर उन्होंने अपनी पूरी व्यू रचना चुनाव की वोटिंग से ऐन पहले 30 तारीख से लेकर 3 तक हरियाणा की सड़कों पर घूमते हुए लोगों से संवाद बनाते हुए राजनीति साधने की है? और क्या कह रहे हैं अमित शाह? पहले जो सरकारें चलती थी, हुड्डा साहब आप सरकार चलाते थे, 3 डी का बड़ा महत्व था। एक डीलर, एक दलाल और तीसरे दिल्ली के दामाद। ये तीनों डी आपकी सरकार चलाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त। अब अमित शाह आरोप तो लगा रहे हैं, वह भी सत्ता में रहकर और देश के गृहमंत्री होकर, और हरियाणा में बीते 10 बरस से बीजेपी की ही सत्ता रही। तो ये सवाल बड़ा हो या इसके ठीक समानांतर जिस प्लानिंग के साथ बीजेपी हरियाणा को साधने जा रही थी, उसी की कहीं हवा तो नहीं निकल गई? क्योंकि जो कि बागी विधायक थे इससे पहले जिनको टिकट नहीं मिला और वो मैदान में आ गए, जो बागी नेता थे जो मैदान में आ गए, अगर वो कांग्रेस के बीच से भी निकले तो दूसरी तरफ बीजेपी के बीच से भी निकले, और ये माना जाता रहा कि दरअसल ये इंडिपेंडेंट अगर जीतेंगे तो जिसकी सरकार होगी उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। और ये सवाल उसके आगे का अब सामने आकर खड़ा है कि बीजेपी के निर्दलीय विधायक जो कि बागी होकर मैदान में है, बीजेपी ने उन्हें बाहर नहीं किया है, और बीजेपी ये जानती समझती है कि अगर अपने उम्मीदवार नहीं जीते जो चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं
तो फिर जो इंडिपेंडेंट है वह तो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन पहली बार जब रणनीति 2/3 सीटों को जीतने की बनाई जा रही है कांग्रेस के जरिए, कमान राहुल गांधी अपने हाथ में ले रहे हैं या ले चुके हैं, और इसी का असर है कि हरियाणा के भीतर घूमते हुए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि सामूहिक तौर पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है और कांग्रेस जीतेगी। इन्हीं बातों का जिक्र शैलजा भी कर रही है। और कल जब मंच पे दोनों थे, एक एक बात दोनों की सुनिए, वो मैसेज बहुत साफ था कि किसी भी हालत में अब अलग राह नहीं पकड़ना है, सबको मिलकर एक साथ चलना है। और 24 घंटे के भीतर दिल्ली में यह प्लानिंग हो गई कि राहुल गांधी जिस लिहाज से काम करेंगे उसमें विरोधी और बागियों की कोई जगह नहीं है, और उनको एक झटके में बाहर किया गया। और यह प्लानिंग सामने आ गई कि 30 तारीख से हम हरियाणा की सड़कों पर नजर आने वाले हैं। और इन सब के बीच शैलजा और हुड्डा साहब क्या कह रहे थे? हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है। यानी ध्यान दीजिए, दोनों को इस बात का एहसास है कि मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ही सब कुछ हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के भीतर जो पुराने नेताओं की पारंपरिक राजनीति करने की जो सोच थी अब वो नहीं चलेगी। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा जो निकाली गई, उसने कांग्रेस को एक नए तरीके से जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये एक अलग मसला है कि तमाम कांग्रेसी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी राजनीति को बदल नहीं पाए हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर ये भरोसा ये कहकर दिला रहे हैं कि सब कोई को एक साथ चलना होगा, और कांग्रेस का मतलब इस दौर में अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र अब हर नेता करने से चूक नहीं रहा है। और खास तौर से हरियाणा के भीतर अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि दरअसल बीजेपी या सामने खड़े दूसरे विपक्षी दल, वो चाहे मायावती हो, चाहे रावण हो, चाहे INLD हो, इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, क्योंकि इन परिस्थितियों में अभी तक एक मैसेज और था कि इंडिपेंडेंट और INLD इनका भी प्रभाव अलग अलग जगहों पर मौजूद है, और इन्होंने अपने तौर पर तकरीबन 11 सीटों को मापा है। उन 11 सीटों को लेकर कहा जा रहा था कि इन जगहों पर इंडिपेंडेंट और INLD जीतेंगे, और इस पर बीजेपी उनके पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। उसमें से बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, गोहाना, बरौंदा, हिसार, महम और राई, ये इंडिपेंडेंट यहां पर जीतेंगे, ये माना जा रहा था। इसमें से 3 सीट पर कांग्रेस के बागियों का समर्थन था, विपक्ष के लोगों के साथ खड़े होकर वह कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। और जो INLD की थी उसमें कलायत, डबवाली, रानिया और एलानाबाद, इसको लेकर माना जा रहा था, यानी 11 सीटों को लेकर रणनीति थी। लेकिन आज जब बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो हरियाणा की राजनीति के भीतर से निकले हुए 3 संदेश मौजूदा वक्त में दिल्ली की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। पहला संदेश तो यही है, अगर वाकई 2/3 सीटों से कांग्रेस हरियाणा में जीतती है, तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर आवाजें उठने लगेंगी, और इसका उपाय इस रूप में भी खोजने की स्थिति में बीजेपी आना चाहती है कि किसी भी हालत में 8 तारीख से पहले इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र की चुनाव का ऐलान कर दे, जिससे लोग उस चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। अन्यथा अगर 8 तारीख के बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, तो हरियाणा के चुनाव परिणाम बीजेपी की उस पूरी रणनीति को धो डालेंगे जो रणनीति उन्होंने हरियाणा में जीत के लिए बिछाई, और कांग्रेस 2/3 सीटों से जीत गई। यानी पहला संदेश, दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सत्ता के सामने संकट है। दूसरा सवाल, इस दौर में जो मुद्दे
10 बरस पहले बीजेपी उठाती थी, अब फिर से उन मुद्दों को अगर उठा रही है और वो मुद्दे अगर 2/3 जीत के सामने बेमानी साबित हो गए, तो फिर क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई मुद्दा ऐसा बचेगा नहीं जो अभी तक वो 2014 से पहले की परिस्थितियों का जिक्र करके चुनाव जीतते रहे? ये संकट भी इस दौर में केंद्र के सामने ही आकर खड़ा है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में तो ठीक है, जिसे चाहा उसे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर यह राजनीति नहीं चलेगी। और महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति से ध्यान दीजिए, नितिन गडकरी ने खुद को अलग रखा है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर हार हो रही है तो वह उस हार में शामिल क्यों हो जाए, और उस हार के लिए जो जिम्मेदार होंगे उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ही परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि देश की राजनीति में बीजेपी के भीतर राष्ट्रीय तौर पर परिवर्तन होगा। तो हरियाणा से निकली हुई हवा महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी, इसको शायद पहली बार चुनावी जीत, और वह भी बड़ी जीत के आसरे, राहुल गांधी समझ गए और कमान हाथ में ले ली। और इसीलिए कांग्रेस के भीतर एक धागे में पिरोकर तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को चलना होगा। यह मैसेज बहुत साफ है। और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर का मैसेज बहुत साफ है कि अगर चुनावी जीत नहीं तो फिर कल तक जो आपने धागा पिरोया था और जिसके साथ हम लोग चलते चले जा रहे थे, अब उसमें चुनावी जीत के लिए परिस्थितियों को बदलना होगा। यह बीजेपी के भीतर का मैसेज हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और घबराहट इसी बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया।